नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या जिसे ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी कहते हैं, जिसमें बिजली का करंट दिया जाता है दिमाग में, क्या ये ट्रीटमेंट डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये जो इलाज है ये डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ कॉमनली यूज़ किया जाना चाहिए? पिछले कुछ सालों में या ये कहें कि पिछले करीब 2 दशकों में ईसीटी का जो यूज़ है वो साइकेट्रिक पेशेंट्स में काफ़ी कम हुआ है और पूरी दुनिया भर में ये देखा गया है। एक टाइम था जब इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी बहुत कॉमनली पेशेंट्स के साथ यूज़ की जाती थी, क्योंकि दवाइयाँ नहीं थी, पेशेंट्स किसी भी तरह से ट्रीटमेंट को या कोई साइकोथेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं देते थे। तो ऐसे में इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉमन एक तरीका था जिससे कि पेशेंट्स को रिलीफ दिया जा सके, और ज़्यादातर पेशेंट्स जो ईसीटी ट्रीटमेंट होता था उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते भी थे और लंबे टाइम तक वो रिलैप्स से भी बचे रहते थे। पर धीरे धीरे इसके नुकसान की वजह से और कुछ दूसरे कारणों की वजह से ईसीटी का यूज़ कम हो गया। पर अक्सर रिसर्च होती रहती है जिसमें कि ईसीटी की इफेक्टिवनेस को स्टडी किया जाता रहता है और साथ ही इसकी टेक्निक्स और मेथड्स को भी काफ़ी एडवांस किया जा चुका है, काफ़ी रिफाइन करते रहते हैं डॉक्टर्स। हालांकि ज़्यादातर देशों में इसको बैन तो नहीं किया गया है, पर ईसीटी का यूज़ जो है वो बहुत कम किया जाता है। और जो कि दवाइयां हैं या दूसरे जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि साइकोथेरेपी या आजकल जैसे आरटीएमएस का ट्रीटमेंट काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, ऐसे ट्रीटमेंट्स की मदद से ही डिप्रेशन के पेशेंट्स को ठीक किया जाता है। हालांकि इसमें यह बात ज़रूर कही जाएगी कि सभी स्टडीज़ अक्सर यही बताती हैं कि ईसीटी जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है बाकी किसी भी दूसरे ट्रीटमेंट के मुकाबले। इनफैक्ट दवाइयों के मुकाबले भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो ईसीटी को ही देखा गया है। तो अभी जो कुछ हाल ही की कुछ रिसर्चेज हैं वो क्या बताती हैं, इस बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करूंगा। ये कोई वीडियो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई आपको गाइडेंस नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, ईसीटी लेना चाहिए या नहीं। मेरी एक्सपर्टाइज इस फील्ड में नहीं है, ये एरिया मेरी एक्सपर्टाइज में नहीं आता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ कि मैं इस बारे में कोई बहुत सटीक और एक्यूरेट आपको कोई इंडिकेशन दे पाऊँ, और ना ही एक यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह का ऐसा कोई इंडिकेशन दिया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली एग्जामिन करने पर ईसीटी का निर्णय डिसीजन लिया जाता है, और ये जो डॉक्टर्स हैं ये बहुत से पैरामीटर्स को देखकर ही पेशेंट को ईसीटी देना है या नहीं देना है इसका डिसीजन लेते हैं। मैं सिर्फ आपसे इस वीडियो में एक रिसर्च की फाइंडिंग या ये कहें कि जो लेटेस्ट रिसर्च है उसकी एक दो फाइंडिंग्स डिस्कस करूंगा, जिसके बेसिस पे सिर्फ आपको ये इंडिकेट कर पाऊं, ये समझा पाऊं, बता पाऊं कि ईसीटी को एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन के तौर पे यूज किया जा सकता है, और बहुत ही सेफ और एडवांस्ड तरीके आज ईसीटी के मौजूद हैं। इनफैक्ट भले ही साइकाइट्रिस्ट ईसीटी नहीं देते, ज्यादातर वो ईसीटी को एक ट्रीटमेंट के तौर पे सजेस्ट नहीं करते, पर फिर भी ज्यादातर साइकाइट्रिस्ट ऐसा मानते हैं कि ईसीटी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। तो आइए अब थोड़ा सा इस वीडियो में आगे कुछ इस टॉपिक पर डिस्कस करता हूं, कुछ आपसे कुछ व्यूज शेयर करता हूं और कुछ फाइंडिंग्स शेयर करता हूं। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या जिसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी कह देते हैं, ये डिप्रेशन और कई सारे दूसरी साइकेट्रिक बीमारियों के लिए दिया जाता है, जिसमें कि दिमाग पे कुछ इलेक्ट्रोड्स रख के करंट दिया जाता है, जिससे कि दिमाग के अंदर जिन हिस्सों में सही से करंट नहीं दौड़ रहा है उसमें उनके करंट को तेज किया जा सके। मतलब बेसिक थ्योरी यही है कि दिमाग में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं जिनके बीच केमिकल एक्सचेंज होता है और मैसेजेस जो हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाते हैं, तो कई बार केमिकल एक्सचेंज ठीक से ना होने की वजह से या न्यूरॉन्स में किसी भी तरह की कोई कमी की वजह से सही से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो इलेक्ट्रिक करंट को तेज करने के लिए उस ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में जब थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट बाहर से दे दिया जाता है तो वो हिस्सा सही से काम करने लगता है। जब वो ब्रेन के हिस्से सही से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं पहुंचाएंगे तो ऐसे में वो हिस्सा काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से साइकेट्रिक बीमारियां हो सकती हैं। और एक बार अगर बिजली का दौरा दिमाग में तेज हो जाए तो वहां पर जल्दी जल्दी मैसेजेस पहुंचेंगे और मूड थॉट से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो दूर हो जाएंगे। सो इस तरह से ये ईसीटी का ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का ट्रीटमेंट काम करता है। हालांकि इस पर बड़ी सारी अलग अलग थ्योरीज भी हैं जो मैं इस वीडियो में तो आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, पर मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये आइडिया है जिस पर ईसीटी को बेस किया गया है या उसको अप्लाई किया जाता है।
इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस के आधार पर दवाइयां भी दी जाती हैं कि दवाइयां अगर दी जाएंगी, केमिकल का फ्लो नहीं हो रहा, केमिकल की कमी है, तो केमिकल पहुंचा के केमिकल बैलेंस बनेगा, जिससे कि वहां पर मैसेजेस आ पाएंगे, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अच्छा कनेक्शन बनाएगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा। उसमें भी यही टाइप के आइडियाज देखे जाते हैं। 1930 के दशक में ईसीटी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे कि साइकेट्रिक बीमारियों के लिए दिया जाने लगा था। पर धीरे 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 जैसे जैसे अच्छी दवाइयां आती रहीं, जैसे जैसे अच्छे साइकोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते रहे, तो ईसीटी का यूज करीब करीब ना के बराबर हो गया। हालांकि पहले के जो प्रोसीजर होते थे वो बड़े खतरनाक होते थे, जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, और एक्चुअल में पेशेंट के ब्रेन को बहुत डैमेज भी हो जाता था। पर धीरे 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 जैसे जैसे टेक्निक एडवांस करती गई, जैसे जैसे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस एडवांस होता गया, उसी तरह से ईसीटी के बारे में जो समझ है डॉक्टरों की वो बेटर होती गई, और आज के जमाने में बहुत ही सेफ प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं। थोड़ी वोल्टेज का करंट जो है वो दिमाग के थ्रू दौड़ाया जाता है और कुछ पल्सेस में दौड़ाया जाता है, जिससे कि पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता। शुरुआत में पेशेंट को काफी सारे सेशंस लेने पड़ते हैं कुछ हफ्तों में, पर धीरे धीरे उसके सेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। मैं इस वीडियो में पूरा आपसे प्रोसीजर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, तो मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ईसीटी या इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी सुनने में जितना खतरनाक लगता है, ज्यादातर मामलों में बड़ा सेफली कंडक्ट कर दिया जाता है, और मैक्सिमम लोग इससे रिलीफ रिपोर्ट करते ही हैं, जो कि दवाइयों और साइकोथेरेपी के मामले में बहुत कम होता है। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए अक्सर इसे सबसे लास्ट ऑप्शन के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टिग्मा हैं, दूसरा इसको यूज करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं दिन ब दिन वो कम होते जा रहे हैं। सभी साइकाइट्रिस्ट ईसीटी में ट्रेंड आजकल नहीं होते, और कई लोगों के लिए ईसीटी बहुत महंगा भी होता है, क्योंकि अच्छे तरीके से करने के लिए जो एक्सपर्ट्स चाहिए, और जो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ऐसे में खर्चा बहुत आएगा। 2017-18 में की गई एक रिसर्च, जो कि जामा साइकाइट्री जर्नल में पब्लिश हुई थी, जामा मतलब जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसने ऐसा बताया है कि जिन लोगों पर 2 या 2 से ज्यादा मेडिसिन के ट्रायल्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप की दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां काम नहीं करती, उनके लिए ईसीटी एक बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव, सेफ और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता इलाज हो सकता है। जिंदगी भर की बहुत सारी डिसेबिलिटी से बचाया जा सकता है एक पेशेंट को, अगर उसे ईसीटी प्रोवाइड कर दिया जाए। मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइकाइट्री डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टरों ने, रिसर्चरों ने बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा एनालाइज किया, और ये ऐसे स्टडीज का डेटा था जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी। मतलब इन्होंने खुद लोगों पर ईसीटी करके, खुद बहुत सारे पेशेंट्स पर इलाज करके डेटा इकट्ठा नहीं किया। जो स्टडीज ऑलरेडी पब्लिश हो गई थी, जिसमें बड़े सारे पेशेंट्स का डेटा दिया हुआ था, उसको एनालाइज किया था, उन सब स्टडीज को इन्होंने स्टडी किया, रिव्यू किया, और उन्होंने कुछ मॉडल्स बनाए, मतलब कुछ ऐसे तरीके खोजे जिससे कि वो ये जांच सकें कि अलग अलग पेशेंट्स जो कि अलग अलग तरह से डिप्रेशन से ठीक हुए हैं, उनकी जर्नी कैसी रही है, और कौन सी सबसे अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो ठीक हो पाए हैं, किसमें सबसे ज्यादा असर आया ट्रीटमेंट का। तो ये जो रिसर्चर्स की टीम थी, इसने ऐसा पाया कि जिन लोगों को पहली बार डिप्रेशन हो रहा है, उनके लिए तो मेडिसिन या साइकोथेरेपी या दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है, और सस्ता इलाज भी होता है। इनफैक्ट इस कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जिन पर शुरुआत में दवा का कोई खास असर नहीं पड़ता। मतलब जब शुरू के 2-3 महीना पेशेंट को किसी दवा पर रखा जाए और पेशेंट पर दवा असर ना कर पाए, और फिर उसकी दवा बदल दी जाए, तो ऐसे में भी भले ही दूसरी तीसरी दवा के बाद पेशेंट ठीक हो सकता है, या पहली दवा के बाद जब पेशेंट पर असर नहीं आता तो दूसरी दवा या तीसरी बार दवा देने के साथ साथ अगर उसे साइकोथेरेपी भी दी जाए तो भी पेशेंट्स अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो मतलब कि काफी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ दवाओं से या साइकोथेरेपी या दोनों के कॉम्बिनेशन से अच्छा रिस्पॉन्स दे देंगे, चाहे पहली बार में दें, दूसरी बार में दें या तीसरी बार में दें, पर दे तो देते हैं अच्छा रिस्पॉन्स। पर मामला कहां आके अटकता है, जब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट्स को इलाज के लिए अप्रोच किया जाए और उस मामले में कोई दवा काम नहीं कर पाती और साइकोथेरेपी भी काम नहीं कर पाती, तब क्या किया जाए।
ऐसे में इन रिसर्चर्स ने पाया कि जो ईसीटी है वो ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई और साथ ही सस्ता ट्रीटमेंट भी प्रूव हुआ वो। मतलब कि जितना खर्चा जिंदगी भर दवा लेने में, थेरेपी लेने में जाएगा, उससे कम खर्चे पर ईसीटी दी जा सकती है और बहुत अच्छा असर भी आएगा ऐसे लोगों पर। इन शोधकर्ताओं ने जो बहुत अच्छी फाइंडिंग निकाली वो ये कि जिंदगी भर पेशेंट्स को जिन सिम्टम से स्ट्रगल करना पड़ता है, उनकी जो ओवरऑल स्ट्रगल है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनको ईसीटी सही टाइम पर प्रोवाइड कर दिया गया। ऐसे में अक्सर मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता जो है वो ये पाते हैं कि जल्दी अगर दे दिया जाए, सही तरह का पेशेंट आइडेंटिफाई करके अगर शुरुआती स्टेज पर ही ईसीटी दे दिया जाए तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जबकि उन पेशेंट्स में जिनमें बहुत लेट ट्रीटमेंट दिया जाएगा ईसीटी की मदद से, उनमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स अक्सर कम हो जाता है। मतलब दिमाग की जो पूरी जो केमिस्ट्री है, दिमाग का स्ट्रक्चर है, दिमाग के अंदर न्यूरॉन के जो कनेक्शंस हैं वो इस तरह से चेंज हो जाते हैं, जितना लंबे समय तक पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में रहेगा अगर, कि उस पर ईसीटी भी कई बार काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सही तरीके का पेशेंट आइडेंटिफाई करना और सही टाइम पर शुरू कर देना ईसीटी, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है और इफेक्टिव है अगर ईसीटी से फायदा देना है तो। इन शोधकर्ताओं ने ऐसा पाया कि जिन लोगों को ईसीटी दिया गया था उनमें से आधे पेशेंट्स, और ये बहुत बड़ा नंबर था, आधे पेशेंट्स जो थे वो इमीडिएट और फुल रेमिशन में चले गए। मतलब बहुत जल्दी और पूरे सिम्टम्स उनके दूर हो गए। ना ही बहुत ज्यादा टाइम लगा सिम्टम्स को दूर जाने में, और ऐसा भी नहीं था कि थोड़े बहुत सिम्टम्स ही दूर गए। और इनमें से 1/3 पेशेंट जो थे, केवल 1/3 पेशेंट ही 1 साल के बाद उनका रिलैप्स हुआ। बाकी के पेशेंट्स में ना के बराबर लोगों में रिलैप्स हुआ या वो बहुत लेट हुआ। तो 1 साल के बाद जब दोबारा देखा गया तो उनमें केवल 1/3 लोगों में ही रिलैप्स हुआ था। जबकि इसके उल्टे अगर देखा जाए, अगर दवाइयों से कंपेयर किया जाए, और इन शोधकर्ताओं ने ऐसा ही पाया कि पहली बार जब एंटी डिप्रेसेंट दवा दी जाती है डिप्रेसिव एपिसोड के आने के बाद, तो केवल 1/3 पेशेंट ही होते हैं जिनका रेमिशन होता है, मतलब जिनके सिम्टम्स चले जाते हैं। मतलब उस केस में 50% था और इस केस में करीब 30-32% लोग ही हैं जिनमें रेमिशन होता है। और दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवा शुरू होने के बाद, मतलब पहली काम नहीं करी, दूसरी शुरू कर दी, तो दूसरी शुरू करने के बाद केवल 25% लोग ही हैं जिनको की पूरी तरह से रेमिशन अचीव होता है। मतलब अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग, करीब 70 से 75% लोगों में रेमिशन नहीं होता, दवाइयां इफेक्टिव नहीं होती। पहली दवा लेने के बाद 30 से 35% लोगों में, और दूसरी दवा शुरू करने के बाद केवल 25% लोगों में ही पूरी तरह से रेमिशन हो पाता है, मतलब सिम्टम्स जा पाते हैं। और जिन लोगों में शुरू की 2 दवाइयां भी काम नहीं करी, फिर डॉक्टर को तीसरे टाइप की दवा देनी पड़ी, उस केस में तो केवल 15% लोगों में ही रेमिशन पाया गया। और जब चौथे टाइप की मेडिसिन दी गई तो केवल 7 से 10% लोगों में ही रेमिशन हुआ। मतलब दवाइयां बदल बदल के भी 10% लोग ही रेमिशन ले पाते हैं, सिम्टम्स को दूर कर पाते हैं, सिम्टम से रिलीफ ले पाते हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि पहली दवा शुरू होने के बाद 30% लोगों को फर्क आ रहा है, फिर धीरे धीरे परसेंटेज कम होती जाती है। तो ऐसे बड़े सारे पेशेंट हैं जिन पर 3-4 दवाइयां बदलने के बाद भी कोई फर्क नहीं आता, कोई बड़ा असर दवाइयों का नहीं आता। और ये एक माना हुआ फैक्ट है, कई सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि दवाइयां एक लिमिट तक ही लोगों को हेल्प कर पाती हैं, या ये कहें कि कुछ ही लोगों को हेल्प कर पाती हैं। तो ऐसे में और भी जरूरी हो जाता है कि दवाओं के अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं, कुछ और रास्ते ढूंढे जाएं जिससे कि पेशेंट्स को रिलीफ मिले। और इस रिसर्च के डॉक्टरों ने यही पाया कि ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर जैसा कि नॉर्मली होता है आजकल की ईसीटी बिल्कुल लास्ट में कंसिडर किया जाता है, और आजकल तो वैसे भी आरटीएमएस पर लोग ज्यादा चले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो आरटीएमएस ज्यादा कॉमनली देते हैं। हालांकि उसमें भी ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी कोई 100% नहीं आता। हाँ, दवाओं के मुकाबले कई लोगों में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और वो भी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट्स में ही रिकमेंडेड होता है। हाँ, ऐसी स्टडीज मेरी नज़र में फिलहाल नहीं है जिसमें आरटीएमएस को ईसीटी और मेडिसिन से कंपेयर किया गया हो, क्योंकि जब तक हम ऐसी स्टडीज नहीं करेंगे, मतलब रिसर्चर्स जब तक इस तरह से स्टडी नहीं करेंगे कि जिसमें वो तीनों अलग अलग ट्रीटमेंट्स को कंपेयर करें एक ही रिसर्च में,
ये नहीं कि किसी और रिसर्च से कोई और फाइंडिंग निकाल ली, किसी और रिसर्च से दूसरी फाइंडिंग निकाल ली और कह दिया कि भाई आरटीएमएस जो है वो ईसीटी से बढ़िया है या ईसीटी ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे नहीं होता। एक ही स्टडी में कई सारे पेशेंट ग्रुप्स को जब कंपेयर किया जाता है तभी डॉक्टर्स जो है वो सही तरह से बता पाते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट दूसरों के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव है। तो फिलहाल इस डिस्कशन के लिए मैं केवल ईसीटी पर ही फोकस करूंगा, आरटीएमएस की डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करूंगा। हालांकि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है, पर आगे कभी किसी वीडियो में करूंगा जहां मेरे को अगर कोई स्टडी मिलेगी जिसमें आरटीएमएस ईसीटी को कंपेयर किया गया होगा तो उस बारे में मैं बात करूंगा। पर फिलहाल हम ईसीटी पर ही फोकस करेंगे। तो ईसीटी जो है वो अक्सर 5वीं 6वीं 7वीं ऑप्शन के तौर पे काम करता है। मतलब शुरू में सारी ऑप्शंस ट्राई कर लो, 1 दवा 2 दवा 3 दवाएं, आरटीएमएस दे दो, साइकोथेरेपी दे दो, साइकोथेरेपी में भी 2-3 ऑप्शंस प्रोवाइड कर दो, उसके बाद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट सब कर लो, सबसे लास्ट में जाके ईसीटी ऑप्शन आता है। अगर हम बात करें कि ईसीटी कितना कॉमनली यूज किया जाता है, तो कुछ शोधों में ऐसा देखा गया है जहां पर उन्होंने डॉक्टरों का डेटा लिया कि डॉक्टर्स किस टाइप के ट्रीटमेंट्स देते हैं, डिप्रेशन का इलाज किस तरह से करते हैं। तो ऐसा पाया गया एक रिसर्च में कि 0.16%, मतलब 10,000 में से केवल 16 या 1,000 में से केवल 2 ही पेशेंट होते हैं जिनको कि डिप्रेशन के इलाज के लिए ईसीटी दिया जाता है। मतलब ईसीटी दिया गया था उन रिसर्चेस में। तो देखा जाए तो बहुत ही कम पेशेंट्स हैं, 1,000 में से 2 या 10,000 में से 16, इतने ही पेशेंट्स थे एक स्टडी में जो कि देखे गए जिन्हें ईसीटी दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि वक्त के साथ कितना कम यूज होता है ईसीटी का। जबकि एक जमाना था जब 30 से 40% पेशेंट्स को जो कि डिप्रेशन से सफर कर रहे होते थे, और जब नई नई दवाइयां आई थी, एंटी डिप्रेसेंट एसएसआरआई दवाइयां 1980-90 के दशक में, उस टाइम पर करीब 30-40% पेशेंट्स को ईसीटी दे दिया जाता था। और 1960-70 के दशक में अगर हम जाएंगे तो करीब 60 से 70%, 80% पेशेंट्स को भी ईसीटी दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर इलाज भी अच्छे नहीं थे, थेरेपीज भी नहीं आई थी, दवाइयां भी ना के बराबर होती थी। तो ईसीटी बहुत अच्छा ऑप्शन लगता था। और ऐसी मान्यताएं थी कि डिप्रेशन या ये जो सारी मानसिक बीमारियां होती हैं ये लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकती, तो पेशेंट को अगर इससे बाहर निकालना है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। तो तब बहुत ज्यादा यूज किया जाता था ये। हिंदुस्तान में भी तब बहुत ज्यादा यूज होता था ये, 30-40% पेशेंट्स को तो देते ही थे। पर आज के जमाने में क्या देखा जाता है, जो कि रिसर्च भी बताती हैं, बड़ा सारा डॉक्टरों का और हॉस्पिटल्स का डेटा बताता है कि 5 से 7 मेडिसिन भी जब वर्क नहीं कर पाती तो ही डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई अब ईसीटी दे देते हैं। मतलब कई सारे अलग अलग टाइप जो भी दवाइयां हैं डिप्रेशन की, सब दे दो, 2-2 4-4 6-6 महीने सब चला दो। जब कुछ भी काम ना करे और थेरेपीज वगैरह कुछ काम ना करे तो ही ईसीटी दी जाती है। तो ये जो रिसर्चर हैं जिन्होंने ये रिसर्च करी थी, वो कहते हैं कि भले ही डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट थोप नहीं सकता पेशेंट पे, पेशेंट को भी बड़ा समझ के साथ, या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बड़ा ध्यान से ट्रीटमेंट चुनना पड़ता है और ये उनकी पर्सनल चॉइस होती है। पर सिर्फ दवाइयां, आरटीएमएस या साइकोथेरेपी को ही ऑप्शन देखने की बजाय अगर ईसीटी को भी अगर एक ऑप्शन माना जाए तो कुछ गलत नहीं है, खासकर कि तब जब बड़े सेफ तरीके से ईसीटी दिया जा सकता है। तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वैसे तो बहुत थोड़े से पेशेंट्स ही हैं जिन्हें कि कभी भी ईसीटी मिल पाएगा, पर लंबे समय तक डिप्रेशन का इलाज ना हो पाने से या सही इलाज ना मिल पाने से, और ज्यादातर केसेस में यही होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस टाइप के पेशेंट को कौन सा इलाज देना है या पहले कौन सा इलाज देना है। तो ऐसे में क्या होता है कि लंबे टाइम तक पेशेंट का ठीक से इलाज नहीं हो पाता, और ऐसे में जितना लंबा समय खिंचता जाता है पेशेंट के रिकवरी के चांस और मुश्किल होते जाते हैं। ऐसे में कोई दवा काम नहीं करती। लंबे टाइम बाद ट्रीटमेंट लिया जाए तो दवाइयां काम करनी वैसे ही बंद कर देती हैं, या ये कहें कि दवाइयां पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी ले लो इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर देना, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देना टाइमली, सही समय पर, यह बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए सारी ऑप्शंस को ओपन रखना जरूरी है ताकि देर ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि एक ट्रीटमेंट ऑप्शन को ट्राई ना करने की वजह से जिंदगी भर की डिसेबिलिटी पेशेंट की लाइफ में बनी रहे। कोई ऐसा तरीका फिलहाल नहीं है मेडिकल साइंस में जिससे कि बताया जा सके कि एक पेशेंट को किस टाइप का डिप्रेशन है,
कौन से ऐसे टेस्ट से पता चले कि इसके अंदर कौन से ऐसे केमिकल्स हैं या कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कौन सा डिप्रेशन ला रहे हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट देना इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। इतना सटीक, इतना कस्टमाइज्ड, इतना स्पेसिफिक तरीके से ट्रीटमेंट के बारे में डिसीजन ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर जो भी पॉसिबल हमारे पास ऑप्शंस है, अगर हम उसको ट्राई कर लें, उसके ऊपर अगर थोड़ा फोकस कर लें, ध्यान ले जाएं, तो ये कुछ गलत नहीं है। और ऐसा बहुत सारे डॉक्टर्स मानते हैं। हालांकि ज्यादातर डॉक्टर्स का आज के जमाने में यही मानना है कि ईसीटी नहीं दी जानी चाहिए या देने का कोई फायदा नहीं है। बड़े सारे उसके अपने रीजंस होते हैं, कभी आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर फिर भी अगर सेफ तरीके से दिया जाए और अगर एक्सपर्ट डॉक्टर्स दें तो ईसीटी देना कुछ गलत भी नहीं है। रेमिशन लाने के लिए, फास्ट रेमिशन लाने में, मतलब जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सिम्टम्स को दूर करने में ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर इसको 5th लाइन 6th लाइन ट्रीटमेंट ना बनाकर, मतलब 5वीं 6ठी ऑप्शन ना बनाकर, अगर इसको 3rd लाइन ट्रीटमेंट बना दिया जाए, मतलब दवाएं, थेरेपी और उसके बाद ईसीटी, तो बहुत सी पेशेंट्स की कंडीशन को बेटर किया जा सकता है और ये सस्ता इलाज भी होगा। मतलब अगर पूरा ओवरऑल मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना इलाज में खर्च हुआ है, अगर उस पूरे इलाज के कॉस्ट को अगर निकाल लिया जाए, तो ईसीटी अगर जल्दी और अच्छे स्टेज पर दे दिया जाए तो पेशेंट का बहुत सारा जो फाइनेंशियल लॉस है, जो इलाजों में खर्च हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको भी बचाया जा सकता है। ये तब बात हो रही है जब मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में लोग प्राइवेट से इलाज लेकर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस केस में बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है और पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है। क्योंकि हमेशा से डॉक्टर्स मानते हैं, भले ही डॉक्टर्स दें ईसीटी या ना दें, वो जानते हैं कि ईसीटी का जो असर है वो सबसे अच्छा आता है। इसलिए पास्ट में कैसे देखा जाता था ईसीटी को, कितना भयानक होता था, पेशेंट पूरी लाइफ के लिए डिसेबल्ड हो जाता था, उसको और कई तरह की ब्रेन इंजरीज हो जाती थी और पता नहीं कितने कितने तरह का जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, अगर हम उससे हटकर, उससे परे होके, अगर हम ईसीटी को बहुत ही अच्छे ऑप्शन की तरह उसके ऊपर बिलीव करके फेथ के साथ अगर देखें और उसके बारे में अगर पॉजिटिव नजरिया अपनाएं और वो भी रिसर्च बेस्ड हो, अगर डॉक्टर ने बोला इसलिए नहीं, रिसर्च के ऊपर आधारित अगर हम अपना ओपिनियन और जजमेंट बनाएं, तो ईसीटी के फायदे लिए जा सकते हैं, जो कि आज बहुत सारे पेशेंट शायद नहीं ले पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत कॉशन के साथ इस वीडियो में बताई गई जानकारी को यूज करें, इस पर बिलीव करें, इसको अमल में लाएं और डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके, या आपके डॉक्टर क्या डिसाइड करते हैं आपके बारे में, तभी कोई निर्णय लें। क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है इस फील्ड में, इसलिए मेरा कोई भी जजमेंट, कोई भी ओपिनियन बहुत मायने नहीं रखता। पर रिसर्च में कुछ बात कही गई है तो मैं इस पॉइंट को रखने में, इस पर वीडियो बनाने में गलत नहीं मानता। दूसरा कि अगर ये कुछ पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है ईसीटी, तो भी इसके बारे में जानकारी लेना या देना गलत नहीं है। आफ्टर ऑल जितने भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं वो कुछ रिसर्च के बेसिस पे, कुछ गाइडलाइंस के बेसिस पर ही देते हैं। तो ऐसी कुछ फाइंडिंग्स के बारे में पता होना मासेस को भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।